स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद से अच्छी कोई किताब नहीं है। तो आज से हम लोग इम्तियाज़ अहमद की जो एमसीक्यू वाली जो बुक है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत से है। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, ये चारों के चारों हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या हैं? इसमें भी भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ उपयुक्त सभी हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से और सहसराम से और रामपुरवा से। अशोक के लघु शिलालेख पहला प्राप्त हुआ है सहसराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है, ये भाषा प्राकृत है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? यहाँ पर पाटलिपुत्रा, सहसराम, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, यहाँ पाटलिपुत्रा से नहीं प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, बाराबर से, राजगृह से। बिहार में गढ़वाल वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। और बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं तुगलक वंश से। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसाती-नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत, केंद्रीय बिहार, दक्षिण बिहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर तिरहुत है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम फाहियान, युआनसांग और इत्सिंग, ये तीनों थे। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? इनमें से फ्रांसिस वर्निए जो था वो बिहार नहीं आया था। बहरारिस्ताले गैबी किसकी रचना है? ये मिर्जा नाथन की रचना है। मीर हुल अहलवाब किसकी रचना है? ये मुल्ला बहबहानी की रचना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कर्तिलता, कर्तिपताका, वर्ण रत्नाकर, ये तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हुए चिरांद से, चेचर, वैशाली, सोनपुर से, मनेर से। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं लौरिया अरेरा चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से। बिहार के गया जिले से अपसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश से। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवम कार्क का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध विहार विनय पटिकम और दिघ निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? इसका पता लगाया था कनिंघम ने। वह 2 अभिलेखों में भी मिले जिसमें नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त प्रथम के प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुए। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर की भी खोज की। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। विदेह के राजा जनक ने निष्क और सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? यह बृहदारण्य उपनिषद में वर्णित है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, इसमें से ये कोई नहीं है। बिहार में प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? ये शेरशाह से संबंधित है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत है? ये दिघ निकाय है। सियर उल मुताकरीन की रचना किसने की थी? ये गुलाम हुसैन तबताबाई ने की थी। मध्यकालीन बिहार से संबंधित कुछ स्रोत और उनके सही सुमेलित। तो रियाज उस लातीन, ये गुलाम हुसैन सलीम ने लिखा। तारीख़े शेरशाही अब्बास सरवानी, वक़ीताए मुस्ताकी, रिजुल्लाह, अफसानाए शाही, शेख कबीर और वसाती नुल उन्स इख्तात देहवाली। मुल्ला बहबनी यात्री थे ईरान के। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए क्या स्रोत है?
फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटेड, लैंड सर्वे और सेटलमेंट रिपोर्ट और फोर्ट विलियम इंडियन हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विस सीरीज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? राजनीतिक नीतियों पर। अपसर्ड गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के। अब प्राचीन बिहार के बारे में आते हैं। पूर्व ऐतिहासिक बिहार। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होना अनुमानतः 40,000 वर्ष पूर्व है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। उसमें प्राप्त कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू, खुरपी, मृदभांड। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मुंगेर और नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग में के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हुए हैं मुंगेर से। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नव प्रस्तर युग के। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उपयुक्त में से सभी, चिरांद से, चेचर से, सोनपुर और मनेर से। अब आते हैं ऐतिहासिक काल का आरंभ। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः 8000 ईस्वी पूर्व के लगभग, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। ऋतु और किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे? मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। बिहार में कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? ये मगध था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विदेह। अथर्ववेद में वात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? मगध के लोगों के लिए। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? ये विदेह है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? ये मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। अब आते हैं हम लोग महाजनपद में। 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थिति थी? ये 3 जनपद थे। इनमें से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ये वत्स था। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? ये भागलपुर तथा मुंगेर के क्षेत्र में। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। पटना के बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? मगध। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज राजगिरी। मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? ये चंपा नदी थी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? ये थी चेदी। वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्जी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ की गई थी? वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज। चंपा भारत के 16 महाजनपदों में एक था। अंग महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? ये थी मल्ल, इनमें से किसी की नहीं थी। जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में है? ये मुंगेर जिले में है। महावीर स्वामी के पिता का संबंध था, वो वज्जी संघ से थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी लिच्छवी की। महावीर स्वामी ने अपने अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी पावापुरी में। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन संगति के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। यानी कि यहाँ पर प्रथम जैन संगति से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहाँ आयोजन हुआ था? पाटलिपुत्रा में। कौन उसका किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे, यानी कि जैन धर्म के ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया तथा जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ। अब आते हैं जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी चंपा। बौद्ध धर्म में आते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। कहाँ पर गए थे? ये वैशाली के समीप अलार कलार आश्रम में। गौतम बुद्ध को वहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे उर्वेरा बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उन्हें निरंजना नदी के किनारे प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे।
राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति के में कौन कार्य हुए थे? इसमें बुद्ध के शिक्षाओं और संकलन और सुत्त विनय पट्टिकम हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इनमें किए गए कार्य क्या थे? इनमें किए गए कार्य थे जो बौद्ध धर्म दो भागों में अस्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे, इसमें किए गए कार्य जो थे, कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभी धम्मपट्टिकम का संकलन हुआ। निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? उनका बोध गया, राजगीर और वैशाली तीनों से घनिष्ठ संबंध रहा है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की तो उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कला, उपयुक्त में से सभी, यानी कि यहाँ पर डी आंसर है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। अब आते हैं हम लोग मगध साम्राज्य के उत्थान में। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी राजगृह की पहाड़ियों से घिरी हुई। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहदत्त वंश। मगध जनपद का संस्थापक था बृहदत्त और जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? ये बिंबिसार को श्रेणिक और अजातशत्रु को कुणिक वंश में कहा जाता है और तथा बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। ये हर्यक वंश के थे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल देवी, चेलना और खेमा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? उस अजातशत्रु ने। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वो वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? लिच्छवी के साथ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश की। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? शिशुनाग ने। किस शासक ने पाटलिपुत्रा को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही। ये कालाशोक था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक के काल में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी साबक मीर ने। नंद वंश का संस्थापक जो था वो महापद्मनानंद था। मगध के किस शासक को कली का अंश और परशुराम का अवतार और क्षत्रियों का नाशक और सर्व छत्रातंक और एक छट्ट और एक राट कहा गया है? ये सारी उपाधियां महापद्मनानंद को दी गई है। नंद वंश का अंतिम शासक था जो घनानंद। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजगृह गिरिब्रज में। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था महापद्मनंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? वो घनानंद था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? उदयन ने। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवशिष्ट पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किले को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? वो था वैशाली के बृज्जियों के। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी आपको पाटलिपुत्रा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? चाणक्य के। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 320 ईस्वी पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 1315 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्युकस। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। वह स्रोत जिससे में पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उसे इंडिका कहते हैं। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृतांत में मिलती है? वो है मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य पर शासन था आपको बिंदुसार का। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था?
वो था बिंदुसार। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मुगल पुत्र तिस्य ने। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था पाटलिपुत्रा में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? वो 251 ईस्वी पूर्व। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? अशोक ने। किस युद्ध में भी भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? वो कलिंग युद्ध था। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्रा में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? बोध गया की। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष में। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? चंपारण। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं रमणीदेई में। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्राची और प्राची और प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी आपको पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कुम्हरार पटना में। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था? इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न बेतना कर सकते हैं? वो एरियन ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव कृति की नहीं बल्कि वरन देवों द्वारा निर्मित है? फाहियान ने। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? अशोक ने। ये 4 गुफा थे: सुदामा, विश्व झोपड़ी, चोपड़ा तथा कर्ण। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई थी दीदारगंज पटना में। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। बिहार के किस स्थान में से मौर्य काल से बने जैन तीर्थकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ये लोहानीपुर पटना है। पाटलिपुत्रा में नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फिया टालमी द्वितीय और डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्रा भेजा गया था? वो बिंदुसार था। किस विद्वान के अनुसार मौर्य काल ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? स्ट्रेब्रो ने। यूनानी दूत डिमोक्लिक्स का आगमन मगध के किस शासन के दरबार में हुआ था? बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भाब्रू स्तंभ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया हुआ था? आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। मौर्य काल में पाटलिपुत्रा का प्रशासन 3 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों के में संगठित थी। यह कथन किसका है? मेगास्थनीज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये केंद्रीकृत थी, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था। उपयुक्त में से सभी। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए। उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। देवनाम पिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? अशोक ने। धम्म महामात्र के कार्य क्या थे? वो धम्म नीति का क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच दान वितरण करना, जल कल्याण के उपाय। मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक कौन थे? ये न्यायिक अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी थे और कर वसूलने वाले अधिकारी थे। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? इसमें आता है आपको कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष का। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। ये उदाहरण है पाटलिपुत्रा स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। अशोक की धम्म नीति से की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें स्तंभ लेख से और 12 स्तंभ लेख से। अशोक के किस अभिलेख में दान धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? यह है नवम शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? यह है आर्थिक संकट। अब आते हैं मौर्योत्तर बिहार में। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? ये था शुंग वंश का शासनकाल, जो 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 से 149 ईस्वी पूर्व तक रहा। किस शुंग वंश शासक ने पाटलिपुत्रा में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट कराने का प्रयत्न किया था? ये था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण का पुनरुद्धार और बौद्ध के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। पाटलिपुत्रा का यवन और डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? ये शुंग वंश के शासनकाल में था। पाटलिपुत्रा पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईस्वी पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य
स्थापित किया था? पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? कान्व वंश का, जिसने 75 से 30 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। कान्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। कान्व वंश की सत्ता समाप्ति की थी आंध्र सातवाहनों ने। कान्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? मित्र वंश ने। शुंग वंश के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? बोधगया से। कनिष्क ने पाटलिपुत्र में के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? वो अश्वघोष था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कान्व। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कान्व वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? अंग और मगध से। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा था लिच्छवियों का। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यमनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था कनिष्क। तो ये थे पहला पार्ट। अब इसी तरह का मैं 5 पार्ट में ये पूरी किताब ख़त्म हो जाएगी हमारी, और आपके पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।